नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं इसकी जानकारी हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। लेकिन पीएफ का पैसा निकालने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, उनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, तभी जो है आप किसी भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट से जो है पैसे को निकाल पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि पीएफ का पैसा निकालने के कौन कौन से नियम है, क्या क्या शर्तें हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी भी कस्टमर का पीएफ का पैसा निकालोगे तो तीन तरह के आपको फॉर्म भरने के ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है फॉर्म नंबर 31 और दूसरा है फॉर्म नंबर 19 और तीसरा है फॉर्म नंबर 10C। ये तीन तरह के फॉर्म भर करके आप किसी भी कस्टमर के पीएफ के सारे पैसे आप निकाल सकते हो। कब कौन सा फॉर्म भरना होता है सब कुछ आगे हम सीखने वाले हैं। साथ ही साथ इसी वीडियो के अंदर हम ये भी सीखेंगे कि पीएफ का अगर पूरा पैसा निकालना है तो कब निकाल सकते हो। मतलब कि कोई कस्टमर अगर आपके पास पीएफ का पूरा पैसा निकलवाने आता है तो क्या क्या नियम है, क्या क्या शर्तें हैं पूरा पैसा निकालने के लिए, उसकी जानकारी भी सीखेंगे। साथ ही साथ पीएफ का जो एडवांस पैसा है वो कब निकालते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे। साथ ही साथ पीएफ का जो पेंशन का पैसा होता है उसे आप कब और कैसे निकाल सकते हो उसके बारे में भी जानकारी बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर अगर किसी भी कंपनी में काम करता है तो उसके पीएफ अकाउंट में जो है टोटल 24% जो है पैसा जमा होता है। अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि सर आपने पिछली कई क्लास में बताया था कि 12% जो है कट करके पीएफ का पैसा जमा होता है, और बहुत सारे लोगों ने भी बताया है कि हमारी सैलरी का 12% पीएफ जो है कट करके हमारे पीएफ अकाउंट में जमा होता है। तो फिर सर आप 24% कैसे बता दे रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि 12% तो कस्टमर की सैलरी का जमा होता है। इसे आप एग्जांपल से समझिए कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी सैलरी है 20,000 रुपए, तो 20,000 का 12% जो है आपकी सैलरी से कट करके आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता है। उसको जो है एम्प्लॉय शेयर बोलते हैं, यानी कि वो जो है एम्प्लॉय का शेयर जमा हो रहा है। साथ ही साथ जो है 12% आपकी ही पीएफ अकाउंट में कंपनी द्वारा भी जमा किया जाता है, इस बात का ध्यान देना है। जिसमें जो है 3.67% एम्प्लॉयर शेयर के नाम से जमा होता है और 8.33% जो है पेंशन शेयर के नाम से जमा होता है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि कैसे जो है आपके पीएफ अकाउंट में 24% पैसा जमा हो रहा है। अब ये जो 24% जमा हो रहा है जिसमें से 12% जो है एम्प्लॉय शेयर है, इसको आप कब और कैसे निकाल सकते हो, और एम्प्लॉयर शेयर को कब और कैसे निकाला जाता है, साथ ही साथ पेंशन शेयर को कब और कैसे निकाला जाता है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिलहाल इसे जो है आप पासबुक में भी देख सकते हो। ये एक कस्टमर का पासबुक जो है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख सकते हो एम्प्लॉय शेयर में जो है 12% पैसा जो है हर महीने इसकी सैलरी से कट करके जमा हो रहा है। साथ ही साथ जो है जो कंपनी के द्वारा 12% पैसा जमा होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो एम्प्लॉय शेयर के रूप में जो है जमा होता है और एक पेंशन शेयर के रूप में जमा होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग डिवाइड हो जाए। अब दोस्तों एम्प्लॉय शेयर या फिर एम्प्लॉयर शेयर या फिर पेंशन शेयर का जितना भी पैसा जमा हो रहा है आपके पीएफ अकाउंट में या फिर कस्टमर के पीएफ अकाउंट में, इनको निकालने के लिए नियम और शर्तें होती हैं। कुछ नियम का पालन करना होता है, तभी जो है आप ये पैसा निकाल सकते हो। तो चलिए उन नियम के बारे में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय शेयर का पैसा। तो एम्प्लॉय शेयर का पैसा जितना भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में जमा है वो आप कभी भी निकाल सकते हो। कस्टमर किसी भी कंपनी में काम कर रहा है या फिर उसने कंपनी छोड़ दी है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय शेयर का पैसा जितना भी कस्टमर निकालना चाहता है सारा पैसा निकाल सकता है। कस्टमर ने किसी कंपनी में 1 महीना भी काम किया है, 10 महीने भी काम किए हैं, 1 साल काम किया है, 5 साल काम किया है, 10 साल काम किया है, एम्प्लॉय शेयर का जितना पैसा जमा हुआ है उसके पीएफ अकाउंट में पूरा पैसा जो है आप कभी भी निकाल सकते हो। दूसरा शेयर है एम्प्लॉयर शेयर का। एम्प्लॉयर शेयर का जितना भी पैसा जमा हो रहा है ये पैसा आप तभी निकाल सकते हो जब कस्टमर की टोटल सर्विस 5 साल या फिर 5 साल से ज्यादा हो गई है, तो वो एम्प्लॉय शेयर का भी पैसा निकाल सकता है। मतलब कि कोई कस्टमर अगर एक से ज्यादा कंपनी में या फिर एक ही कंपनी में 5 साल या फिर 5 साल से ज्यादा जो है काम कर चुका है, सर्विस दे चुका है, तो वो एम्प्लॉय शेयर का भी पैसा निकाल सकता है। इसके बाद अगला जो पैसा है वो है पेंशन शेयर का पैसा। तो पेंशन शेयर का पैसा तब आप निकाल सकते हो जब कस्टमर ने कंपनी को छोड़ दिया है और वो पिछले 60 दिन से बेरोजगार है, यानी उसको कोई भी काम नहीं मिला है, तो पेंशन का पैसा जितना जमा है सब निकाल सकते हो। पेंशन का पैसा निकालने का एक और नियम है कि कम से कम 1 महीने की सर्विस जरूर होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 9 साल 5 महीने की सर्विस होनी चाहिए, तभी जो है पेंशन का पैसा निकाल सकते हो। अगर 1 महीने से कम की सर्विस है तो भी पेंशन का पैसा नहीं निकलेगा। अगर 9 साल 5 महीने से ज्यादा की सर्विस है तो भी जो है पेंशन का पैसा नहीं निकलेगा। मतलब कि एक कस्टमर है कंपनी में पिछले 9 साल 5 महीने से ज्यादा समय से काम कर रहा है, तो उसका जो पेंशन का पैसा है वो आप जो है निकाल नहीं सकते हो। जब वो कस्टमर 58 साल यानी 58 साल का हो जाएगा तो पेंशन के रूप में जो है ये सारे पैसे जो है उस कस्टमर को मिलेंगे। लेकिन 9 साल 5 महीने से एक भी दिन कम रहेगा तो आप कस्टमर का जो है पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हो, पूरा पैसा निकाल सकते हो। पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए कस्टमर जो है वो कंपनी छोड़ चुका है और पिछले 60 दिन से जो है बेरोजगार है, तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो पेंशन का भी पूरा पैसा निकाल सकता है। एक और बात दोस्तों, अगर कोई कस्टमर कंपनी छोड़ चुका है तो ये तीनों पैसा आप एक बार में ही निकाल सकते हो। मतलब कि एम्प्लॉय शेयर भी पूरा निकाल सकते हो, एम्प्लॉयर शेयर भी पूरा निकल जाएगा और पेंशन का पैसा भी पूरा निकल जाएगा। मेरे ख्याल से इतना समझाने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि पेंशन का कौन सी शेयर का पैसा कब आप निकाल सकते हो, क्या नियम है, क्या शर्त है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है जो अपना पीएफ का पूरा पैसा निकलवाना चाहता है, तो आप कैसे जो है उस कस्टमर का किस कंडीशन पे पूरा पैसा निकाल सकते हो। तो देखिए, अगर आप किसी भी कस्टमर का पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हो तो कंडीशन ये होती है पूरा पैसा निकालने के लिए कि कस्टमर ने उस कंपनी को छोड़ दिया है। अगर कस्टमर उसी कंपनी में काम कर रहा है तो आप पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हो, बल्कि एडवांस पीएफ निकाला जाता है। लेकिन पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए कस्टमर ने जो है उस कंपनी से रिजाइन दे दिया है या फिर उस कंपनी को छोड़ दिया है, उसके 60 दिन बाद जो है डेट ऑफ एग्जिट जो है मेंशन हो जाती है, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर ही आपको बता दिया था। डेट ऑफ एग्जिट जो है मेंशन हो जाने के बाद जो है कस्टमर का पूरा पैसा जो है आप निकाल सकते हो। पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए फॉर्म नंबर 19 भरना होता है और फॉर्म नंबर 10C भरना होता है। फॉर्म नंबर 90 भरने के बाद एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हो और फॉर्म नंबर 10C भरने के बाद पेंशन शेयर निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपको इतना समझना है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आ गया है जो अपना पीएफ का पूरा पैसा निकलवाना चाहता है, तो आपको दो बातों का ध्यान देना है। पहली बात कि उस कस्टमर ने उस कंपनी को छोड़ दिया है, कंपनी को छोड़े हुए उसको 60 दिन या फिर उससे ज्यादा का समय हो चुका है, तभी जो है आप उस कस्टमर का पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हो। लेकिन कस्टमर उसी कंपनी में काम कर रहा है तो आपको कस्टमर को समझाना है कि आप यहाँ से पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आप इसी कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी में काम करते समय जो है पूरा पैसा नहीं निकाला जाता है, बल्कि एडवांस में पीएफ का पैसा निकाला जाता है। एडवांस में जो है केवल एम्प्लॉय का शेयर निकलता है, पेंशन का पैसा नहीं निकलता है, इस बात का ध्यान देना है। और एडवांस का पैसा कैसे निकालते हैं, पूरा पैसा कैसे निकालते हैं, ये सब हम आने वाली वीडियोस में एक एक करके अच्छे से आपको सिखा देंगे। फिलहाल इतनी बातों को आपको ध्यान देना है। एक और बात, अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ गया है जिसने कंपनी छोड़ दी है, मतलब कि वो जिस कंपनी में काम करता था उसने उस कंपनी को छोड़ दिया है, रिजाइन मार दिया है, लेकिन कंपनी को छोड़े हुए अभी जो है 60 दिन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसे पीएफ का पैसा निकालना है, तो उस कंडीशन में आप पीएफ का पूरा पैसा तो नहीं निकाल सकते हो, लेकिन उसका एडवांस पीएफ के लिए क्लेम कर सकते हो, यानी कि एडवांस पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप किसी कस्टमर का पीएफ का एडवांस पैसा निकालना चाहते हो तो एडवांस में पीएफ का पैसा कब निकालते हैं। तो देखिए, अगर कोई कस्टमर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो काम करने के दौरान जो है एडवांस में पीएफ का पैसा निकाला जाता है, इस बात का ध्यान देना है। और पीएफ का एडवांस में पैसा निकालने के लिए फॉर्म नंबर 31 भरना होता है। अगर आप जनसेवा केंद्र पर काम कर रहे हो और कोई कस्टमर आपके पास आता है पीएफ का पैसा निकलवाने के लिए, तो आपको उस कस्टमर से पूछना है कि आपने वो कंपनी छोड़ दी है या फिर उस कंपनी में काम कर रहे हो। अगर कस्टमर ने कंपनी को छोड़ दिया है और कंपनी को छोड़े हुए 60 दिन या फिर उससे ज्यादा का समय हो गया है, तो आप उस कस्टमर का पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हो। लेकिन अगर कस्टमर अभी उस कंपनी में काम कर रहा है तो आपको कस्टमर को समझाना है कि आपका पूरा पैसा नहीं निकलेगा, बल्कि आप पीएफ का एडवांस पैसा निकाल सकते हो, जिसके लिए आपको फॉर्म नंबर 31 फिल करना होता है एडवांस पीएफ के लिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि पीएफ का एडवांस पैसा कब निकालते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पीएफ अकाउंट से पेंशन का पैसा कब निकाल सकते हैं इसकी जानकारी हमने आपको बता दी है। अगर कोई कस्टमर अपने पीएफ अकाउंट से पेंशन का भी पैसा निकलवाना चाहता है तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी गाइडलाइन है, उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जो पीएफ पेंशन का भी पैसा निकलवाना चाहता है तो आपको उस कस्टमर को समझा देना है कि पीएफ पेंशन का पैसा तभी आप निकाल सकते हो
हो जब आपने उस कंपनी को छोड़ दिया है, मतलब कि रिजाइन कर दिया है, या फिर किसी भी कारण से आपने उस कंपनी को छोड़ दिया है और आप पिछले 60 दिन से जो है बेरोजगार हो और कंपनी को छोड़े हुए आपको 60 दिन हो गया है, 60 दिन से आपको कोई भी रोजगार नहीं मिला है, तो ही आप जो है पेंशन का पैसा निकाल सकते हो। दूसरी कंडीशन ये है कि उस कस्टमर ने उस कंपनी में कम से कम 1 महीने की सर्विस जरूर दी हो और ज्यादा से ज्यादा 9 साल 5 महीने की सर्विस दी हो, तभी जो है पेंशन का पूरा पैसा वो निकाल सकता है। पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए फॉर्म नंबर 10C भरना होता है। कैसे भरना है वो हम आने वाली क्लासेस में सीख लेंगे। फिलहाल फॉर्म नंबर 10C भर दोगे तो उसके बाद जो है पेंशन का भी पूरा पैसा निकल जाता है। लेकिन पेंशन का पैसा निकालने के लिए ये जो हमने आपको बातें बताई है कि कस्टमर ने कंपनी को छोड़ दिया है और छोड़े हुए 60 दिन या फिर उससे ज्यादा का समय हो गया है और 60 दिन या फिर उससे ज्यादा के समय से कस्टमर जो है बेरोजगार है और कम से कम 1 महीने की सर्विस हो और ज्यादा से ज्यादा 9 साल 5 महीने की सर्विस हो, तभी जो है पेंशन का पैसा निकलेगा। इसके बाद दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। पीएफ का पैसा निकालने के लिए जो है केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में कैसे केवाईसी करते हैं, केवाईसी को कैसे कंप्लीट करते हैं, उसकी जानकारी हमने पिछली क्लास के अंदर आपको बता दिया है। अगर किसी कस्टमर की केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आप उसका पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते हो। सबसे पहले आप उसकी केवाईसी को कंप्लीट करिए, जिसकी जानकारी हमने आपको बता दी है। और पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए जो है डेट ऑफ एग्जिट का मेंशन होना जरूरी है, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर ही आपको बताया था कि कैसे आप चेक करोगे डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है कि नहीं है, और नहीं है तो कैसे जो है आप डेट ऑफ एग्जिट को डाल सकते हो, कैसे मेंशन कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी, जो कुछ भी हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। किसी भी कस्टमर का अगर आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हो तो ये कुछ नियम और शर्तें हैं। जब भी आप किसी भी कस्टमर का पीएफ का पैसा निकालोगे तो इन नियम के हिसाब से आपको चलना है। जो भी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हो। और नई वीडियो में आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किसी भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में नॉमिनी यानी कि वारिस को कैसे जोड़ा जाता है, आप कैसे जोड़ सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हो। दरअसल जब आप जनसेवा केंद्र पर काम करोगे तो पीएफ अकाउंट में नॉमिनी यानी कि वारिस को जोड़ने का काम भी आपको मिल सकता है। बहुत सारे आपके पास ऐसे कस्टमर आएंगे जिनके पीएफ अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना होता है, तो ये काम आप किसी भी कस्टमर का कैसे करोगे इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। किसी भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। पहला तो उसका आधार कार्ड चाहिए और दूसरा है पासपोर्ट साइज फोटो। कस्टमर अपने पीएफ अकाउंट में जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहता है उसी का आधार कार्ड और उसी की फोटो चाहिए। इसे आप एग्जांपल से समझिए कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आया और वो कस्टमर अपने भाई को अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी बनाना चाहता है तो उस कस्टमर के भाई की फोटो और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से कस्टमर जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहता है, वाइफ को बनाना चाहता है, सिस्टर को, माता को, पिता को, जिसको भी बनाना चाहता है उसी की फोटो लगेगी और उसी का आधार कार्ड लगेगा। इस बात का ध्यान देना है। इस वीडियो के अंदर हम पीएफ में नॉमिनी कैसे जोड़ते हैं ये तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ अगर पीएफ में पहले से नॉमिनी डला हुआ है तो उसको आप कैसे हटा सकते हो ये भी सीखेंगे। साथ ही साथ जो है नॉमिनी को चेंज कैसे करते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आएंगे जिनके पीएफ अकाउंट में पहले से नॉमिनी का नाम डला हुआ है, लेकिन जो पहले वाला नाम है उसको कस्टमर को कट करवाना है यानी कि डिलीट करवाना है और किसी दूसरे पर्सन को नॉमिनी में ऐड करवाना है, मतलब कि नॉमिनी चेंज करना भी हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में नॉमिनी पहले से ऐड है कि नहीं, ये चीजें आप कैसे चेक करोगे, ये सब कुछ जो है हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी आपको बता देना चाहते हैं कि नॉमिनी का जो ऑप्शन है ये बहुत पहले से पीएफ अकाउंट में है, लेकिन अभी के टाइम में जो है नॉमिनी बनाना मैंडेटरी कर दिया गया है, मतलब कि जरूरी कर दिया गया है। अगर कस्टमर के पीएफ अकाउंट में यानी कि जिसका भी पीएफ अकाउंट है उसके पीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं होगा तो आप उस कस्टमर का पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते हो। चाहे एडवांस पैसा निकालना हो चाहे पूरा पैसा निकालना हो, अगर नॉमिनी नहीं ऐड रहेगा तो आप उस कस्टमर का पैसा नहीं निकाल पाओगे। इस बात का ध्यान देना है। पीएफ का कोई भी काम करना हो आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर चलना होगा और इस वेबसाइट के बारे में हम पिछली कई क्लास में सीख चुके हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए आपको गूगल के अंदर ईपीएफओ लिख करके सर्च करना है, पहली वेबसाइट मिलेगी, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप पीएफ मेंबर अकाउंट के पोर्टल पर आ जाओगे। पोर्टल पर आने के बाद जिस भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो उस कस्टमर के पीएफ अकाउंट में सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के लिए उसका यूएन नंबर यहाँ डालेंगे और उसका जो पासवर्ड है वो यहाँ डालेंगे। इसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कस्टमर के पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर अलर्ट का मैसेज आ गया है और इस मैसेज में भी यही बताया गया है कि 5 सक्सेसफुली लॉगिन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से एक सक्सेसफुली लॉगिन इस कस्टमर का कंप्लीट हो गया है। अगर आप जो है ई नॉमिनी को ऐड नहीं करते हो तो उसके बाद जो है आप क्लेम के लिए फॉर्म को नहीं भर पाओगे, आपको जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों सक्सेसफुली लॉगिन 5 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। अभी हमने जो लॉगिन किया है वो एक लॉगिन में काउंट हो चुका है। अभी इस कस्टमर के पास 4 सक्सेसफुल लॉगिन है। अगर ये कल भी लॉगिन करेगा और ई नॉमिनी नहीं ऐड करेगा, इसी तरह से परसों भी नरसों भी, मतलब आने वाले 4 दिन तक अगर ये लॉगिन करता है अपने पीएफ अकाउंट में और ई नॉमिनी को ऐड नहीं करता है तो उसको जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा और ये जो है क्लेम नहीं कर पाएगा। तो इस मैसेज का समझाने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि नॉमिनी को ऐड करना जरूरी है, इस बात का ध्यान देना है। नॉमिनी को ऐड करने के लिए आप फाइल ई नॉमिनेशन पर भी क्लिक करके ऐड कर सकते हो या फिर यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे और आप मैनेज पर क्लिक करोगे और यहाँ पर भी ई नॉमिनेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से भी नॉमिनेशन को चेक कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, हटा सकते हो। नॉमिनेशन के जितने भी काम होते हैं यहीं से आप कर सकते हो। किसी भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, जैसे कि पीएफ अकाउंट होल्डर की जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि जिस भी कस्टमर का पीएफ अकाउंट है उसकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें उसकी फोटो लगी होनी चाहिए, एड्रेस वगैरह सब कुछ अपडेट होना चाहिए। जिसको चेक करने के लिए आप व्यू पर क्लिक करोगे और यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपके सामने पीएफ अकाउंट होल्डर की जो प्रोफाइल है वो दिखाई देगी। यहाँ पर जो है कस्टमर की फोटो लगी होनी चाहिए, जिसका पीएफ अकाउंट है उसकी फोटो लगी होनी चाहिए। नहीं लगी है तो आप चेंज फोटो पर क्लिक करके लगाओगे, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नीचे जो है जो भी कस्टमर है उसकी सारी जानकारी रहेगी, जिसमें आप देखोगे परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस जो है फिल नहीं है, तो जो भी जानकारी फिल नहीं है उसको आपको जरूर फिल करना है नॉमिनी ऐड करने से पहले, इतना ध्यान देना है। तो चलिए इस कस्टमर का फोटो भी लगाते हैं और एड्रेस वगैरह भी ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए आपको ये जो पेंसिल का आइकन बना हुआ है इसी पर क्लिक करके ऐड करना होता है। सबसे पहले पीएफ अकाउंट होल्डर की फोटो को यहाँ पर अपडेट करते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर चेंज फोटो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज अ फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फोटो का जो डायमेंशन है वो सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है, आपको ध्यान देना है। फेस की जो क्लैरिटी है वो सामने रहनी चाहिए, दोनों कान जो है दिखाई देने चाहिए। जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी में भी सपोर्ट करेगा, इन फॉर्मेट में भी आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के लिए चूज अ फाइल पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी कस्टमर की फोटो रखी है सेलेक्ट करके ओपन करना है। इसमें आपको क्रॉप करने के हैंडल मिल जाएंगे, आप फोटो को क्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्रीव्यू फोटो पर क्लिक करना है, फोटो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद अपलोड फोटो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पीएफ अकाउंट होल्डर की जो फोटो है यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। फोटो अपडेट करने में कोई दिक्कत आती है तो आपको बार-बार ट्राई करना है, वो अपडेट हो जाती है, वैसे एक बार में ही अपडेट हो जाएगी। अब जो भी जानकारी कस्टमर की नहीं दी गई है वो आप यहाँ पर जानकारी ऐड करोगे। तो चलिए हम परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों को ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है स्थायी पता, जो कस्टमर का स्थायी पता है जो आधार कार्ड पे लिखा हुआ है वही आपको पता इसके अंदर भरना है। एड्रेस आपको कैसे भरना है,
एड्रेस के लिए लाइन 1 और लाइन 2 दिया गया है। अगर कस्टमर गांव का रहने वाला है तो इसमें ग्राम और ग्राम का नाम लिखेंगे और इसमें पोस्ट और पोस्ट का नाम लिखेंगे और इसमें सिटी का नाम लिखेंगे और इसमें स्टेट का नाम और इसमें डिस्ट्रिक्ट का और पिन कोड। बस आसान है। अगर कस्टमर शहर का या फिर नगर का रहने वाला है तो वार्ड नंबर वगैरह होता है, वो जानकारी आप यहाँ पर भरोगे। साथ ही साथ जो है नगर का नाम भर दोगे, बाकी सिटी स्टेट वगैरह सारी चीजें सेम रहेगी। और कस्टमर का परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आपको बस इस पर टिक लगा देना है। ये जो आपने एड्रेस फिल किया है वो इसमें फिल हो जाएगा। एड्रेस भरने में आपको तनिक भी परेशान नहीं होना है। थोड़ा बहुत गलती भी हो जाती है तो भी आप बाद में एड्रेस को चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बाद में चेंज नहीं होगा, लेकिन जो भी आधार कार्ड पे एड्रेस लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको एड्रेस को भरना है। ये नहीं कि हमने आपको बता दिया कि बाद में चेंज हो जाएगा तो आप गलत गलत चीजें डाल रहे हो। सही जानकारी भरनी है, लेकिन परेशान नहीं होना है। जो भी आधार कार्ड पे एड्रेस है परमानेंट वाला वो यहाँ पर भी भर देंगे और आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पर भी भर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अगर सेम एड्रेस है तो बस आपको इस पर टिक लगा देना है। इसके बाद ये वाला जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर फिल हो जाएगा। अगर करंट एड्रेस कोई और है, करंट एड्रेस का मतलब है कि वर्तमान समय में अभी के समय में कस्टमर जो है कहाँ पर है, तो वो एड्रेस भर सकते हो, वरना दोनों सेम रहेगा आधार वाला ही, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो नीचे की साइड में एड्रेस सेव्ड सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है, यानी कि एड्रेस जो है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हो परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस जो है ऐड हो चुका है। फ्यूचर में जब भी आपको इसे चेंज करना होगा तो पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके आप इसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पर और भी जो जानकारी छूटी हुई है उसे आप भर सकते हो, जैसे कि इनकी जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि इन्होंने कितनी पढ़ाई की है वो छूटा हुआ है। तो कस्टमर अगर देना चाहता है पढ़ा लिखा है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। तो हम इसे भी ऐड कर देते हैं। पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको चेंज क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है और न्यू क्वालिफिकेशन में आपको क्लिक करना है। कस्टमर कितना पढ़ा लिखा हुआ है वो बता सकते हो। नॉन मैट्रिक का मतलब है कि कक्षा 10 से कम पढ़ा लिखा है तो बता सकते हो। मैट्रिक का मतलब कि कक्षा 10 और इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप चूज कर सकते हो। सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है 12वीं का, तो यहाँ पर हम सीनियर सेकेंडरी को चूज कर लेते हैं और इसको ऐड करने के लिए गेट ऑथराइजेशन पिन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। कस्टमर के मोबाइल नंबर पे 4 अंकों का पासवर्ड भेजा जाएगा, उसको आपको इसके अंदर भरना है और सेव चेंज पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हो प्रोफाइल डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अब आपको होम पर क्लिक कर देना है। अब आपको चेक करना है कि जो कुछ भी आपने प्रोफाइल में अपडेट किया है वो अपडेट हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हो फोटो भी अपडेट हो गई है और यहाँ पर देख सकते हो परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस और क्वालिफिकेशन भी हमने ऐड कर दिया है। इसी तरह से जो कुछ भी ऐड नहीं है सबको आपको ऐड कर लेना है। पीएफ अकाउंट होल्डर की प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद या फिर प्रोफाइल पहले से ही कंप्लीट है तो उसके बाद जो है आप इस पीएफ अकाउंट के होल्डर में नॉमिनी को ऐड कर सकते हो। नॉमिनी को ऐड करने के लिए आपको मैनेज पर क्लिक करना है और ई नॉमिनेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे, नीचे की साइड में आपको प्रोसीड का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें आपको सबसे पहले बताना है कि आपकी फैमिली है कि नहीं। अगर कस्टमर की शादी हो गई है और कस्टमर अपने वाइफ को या फिर बच्चे को नॉमिनी बनाना चाहता है तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। अगर कस्टमर की शादी नहीं हुई है, कस्टमर अपने भाई को, पिताजी को, माताजी को नॉमिनी ऐड करना चाहता है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। भाई बहन ये सब जो है फैमिली के अंतर्गत नहीं आते हैं, इस बात का ध्यान देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यस पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहाँ पर आप देख सकते हो रिलेशनशिप में वाइफ सबसे नंबर 1 पे है, फिर सन को बना सकते हो, डॉटर को। मतलब कि जो भी कस्टमर का पीएफ अकाउंट है, जो अपने अकाउंट में जो है नॉमिनी की जानकारी ऐड करवा रहा है, नॉमिनी बनवा रहा है, अगर उसकी शादी हो गई है तो वाइफ को ही नॉमिनी बनाना है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात की एक से ज्यादा नॉमिनी बना सकते हो, उसके सन को भी बना सकते हो, उसके डॉटर को भी बना सकते हो। लेकिन अगर कस्टमर की शादी नहीं हुई है तो वो जो है फैमिली के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब कि उनके पिताजी, भाई बहन, माताजी ये फैमिली में नहीं आते हैं। यहाँ पर फैमिली का ये मतलब है कि कस्टमर की शादी हो गई है और उसकी वाइफ और बच्चे हैं तो वो फैमिली में आते हैं। लेकिन जो आपके पास कस्टमर आया है वो अपने भाई को नॉमिनी ऐड करवाना चाहता है, अपने पिताजी को, माता को, बहन को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को, तो वो लोग जो है फैमिली में नहीं आते हैं। तो उस कंडीशन में आपको नो पर क्लिक करना है और यहाँ पर रिलेशनशिप आप टाइप कर सकते हो, फादर, मदर, भाई, वो सब कुछ आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। बाकी जो सारी जानकारी है वो बिल्कुल सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है। हमने आपको बताया था वीडियो के शुरू में ही कि नॉमिनी को ऐड करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी और फोटो की, वो चीज आपके पास होनी चाहिए। अब जिसको भी कस्टमर नॉमिनी बना रहा है उसकी जानकारी एक एक करके आपको इसके अंदर ऐड कर देनी है, जिसमें सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर जैसा लिखा है आधार कार्ड पे, नॉमिनी के आधार कार्ड पे उसका डालना है। जैसे कि भाई को बना रहा है तो भाई के आधार कार्ड का नंबर यहाँ डालना है, पिताजी को नॉमिनी बना रहा है कस्टमर तो पिताजी का आधार कार्ड का नंबर यहाँ डालना है। इसके बाद यहाँ पर जो है नॉमिनी का नाम लिखना है जैसा आधार कार्ड पे लिखा हुआ है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ जैसा उसके आधार कार्ड पे लिखा है और नॉमिनी का जेंडर जो है यहाँ पर क्लिक करके चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप में बताना है, भाई को बना रहा है तो भाई, फादर को बना रहा है तो फादर, इस तरह से टाइप कर दो बस। इसके बाद जो है यहाँ पर एड्रेस टाइप करना है, ये नॉमिनी का एड्रेस टाइप करना है। तो हमने नॉमिनी की जो जानकारी है वो भर दी है। नॉमिनी के आधार कार्ड पे जैसा एड्रेस लिखा हुआ है वैसा ही एड्रेस आपको इसके अंदर भर देना है और पिन कोड डालते ही उसका स्टेट और उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इस नॉमिनी को आप कितना परसेंट जो है शेयर बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 100 टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी की फोटो अपलोड करनी है, जिसके लिए क्लिक हियर टू अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करना है, चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ से नॉमिनी की फोटो को सेट करना है। फोटो अपलोड करते समय अगर आपको इस तरह से मैसेज आ रहा है कि फोटो जो है 100 KB से ज्यादा है तो उस कंडीशन में आपको फोटो का साइज जो है थोड़ा सा कम कर लेना है। आपको गूगल के अंदर IM रिसाइज लिखना है और यहाँ पर आपको रिड्यूस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी फोटो रखी है सेट करना है और यहाँ पर साइज जो है 80 लिख देना है, 80 डाउनलोड। इसके बाद डाउनलोड इमेज डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आना है, चूज फाइल पर क्लिक करना है, इसका नाम जो है रीनेम कर लेना है। माउस को राइट क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हो। मैं दो नाम से फोटो को सेव कर लेता हूँ। इस तरह से रीनेम करने के बाद ओपन पर क्लिक करोगे तो फोटो जो है यहाँ पर आ जाएगी। फोटो के चारों तरफ आपको हैंडल मिल जाएंगे, आपको अच्छी तरह से फोटो को जो है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्रीव्यू फोटो पर क्लिक करना है। इसके बाद फोटो यहाँ पर आ जाएगी, अपलोड पर क्लिक करना है, यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद फोटो जो है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। इसके बाद नीचे की साइड में आपको एक और ऑप्शन दिखाई देता है ऐड रो का। अगर आप इस कस्टमर के अकाउंट में एक से ज्यादा नॉमिनी बनाना चाहते हो तो ऐड रो पर क्लिक करके एक से ज्यादा नॉमिनी बना सकते हो। लेकिन पीएफ अकाउंट में एक नॉमिनी को बनाना जरूरी होता है और एक को हमने बना दिया है। आपको क्या काम करना है, नॉमिनी की सारी जानकारी भरने के बाद फोटो अपलोड करने के बाद इस पर क्लिक करना है और सेव ईपीएफ डिटेल्स पर क्लिक करना है। अगर आप फार्म को सेव कर रहे हो और आपको इस तरह से आधार कार्ड की तरफ से एरर आ जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपने नाम में या फिर आधार कार्ड भरने में गलती की है, उसे आप सही कर लीजिए। सही करने के बाद दोबारा से आपको इस पर क्लिक लगाना है और सेव ईपीएफ डिटेल्स पर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर की साइड में आप देखोगे ईपीएफ नॉमिनेशन सेव्ड सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, यानी कि ईपीएफ का जो नॉमिनेशन है उसको आपने सेव कर दिया है। अब आपको थोड़ा सा नीचे की साइड में ईपीएस ई नॉमिनेशन को भरना होगा। तो जो कस्टमर की आपने ऊपर जानकारी भरी है, यानी कि जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो, जिसको कस्टमर बनवा रहा है, उसी की जानकारी ईपीएस ई नॉमिनेशन में भी नीचे भरनी है। ईपीएस ई नॉमिनेशन में भी आपको नॉमिनी की ही जानकारी भरनी है, जिसमें उसका आधार कार्ड का नंबर, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रिलेशनशिप टाइप कर देना है और जो उसके आधार कार्ड पे एड्रेस लिखा हुआ है उसको टाइप कर देना है और जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उसकी फोटो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू फोटो, अपलोड फोटो, ओके। इसके बाद नीचे की साइड में आना है, इस पर टिक लगाना है और सेव ईपीएस ई नॉमिनी फॉर्म जो है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बस वेट करना है। अब आप यहाँ पर देखोगे ईपीएस की डिटेल भी सेव हो चुकी है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जिसमें जो है ई नॉमिनी की जो डिटेल्स है वो आपके सामने दिखाई देगी। अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। आप व्यू पर क्लिक करके पीडीएफ को देख सकते हो, एडिट पर क्लिक करके अभी भी कुछ भी करेक्शन कर सकते हो, कोई भी गलती है ना अभी भी सही कर सकते हो। एड्रेस में कुछ भी चेंज करना है चेंज कर सकते हो, फोटो चेंज करना है सब कुछ चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ई साइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ई साइन सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। जिसके लिए इतना काम करने के बाद, यानी कि नॉमिनी की जानकारी ऐड करने के बाद अब आपको ई साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। फिर ये आपको एक अगले पेज पर लेके जाएगा जहाँ पर आपको ऊपर की साइड में आई हेयर बाय पर क्लिक करना है, इस पर टिक जरूर लगाना है और यहाँ से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज चूज करना चाहो। इसके बाद नीचे की साइड में आधार कार्ड का नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको जो है कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर डालना है, यानी कि जिसका पीएफ अकाउंट है। नॉमिनी का आधार कार्ड का नंबर नहीं डालना है, जिसका पीएफ अकाउंट है उसका आधार कार्ड का नंबर डालना है। पीएफ अकाउंट होल्डर का आधार कार्ड नंबर डालने के बाद ये जो आंख का बटन है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो आपने क्या नंबर डाला है। अब यहाँ पर आपको जो है सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर ओटीपी जाएगा। कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा था उस पर जो ओटीपी गया है उसको यहाँ पर भरना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद वेरिफिकेशन जो है सक्सेस हो जाएगा और अब आप देख सकते हो पीडीएफ
पीडीएफ साइन सक्सेसफुल का मैसेज मिल चुका है। अब आपको होम पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आप देख सकते हो नॉमिनेशन सक्सेसफुल का मैसेज आपको मिल गया है। अब आपने कस्टमर के पीएफ अकाउंट में नॉमिनी यानी कि वारिस को ऐड कर दिया है और यही प्रोसेस है ऐड करने का। अब यहाँ पर जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया है उसकी सारी जानकारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। आप पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद इस तरह से एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जिसका भी पीएफ अकाउंट है उसकी ऊपर जानकारी दिखाई देगी, नीचे की साइड में जिसको भी नॉमिनी बनाया है उसकी नीचे जानकारी दिखाई देगी। अब आप इस फार्म को कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं या फिर पीडीएफ में ही भेज सकते हैं। अब आपको होम बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इसी तरह से किसी भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में नॉमिनी यानी कि वारिस को ऐड किया जाता है। जो भी कस्टमर आपके पास आएगा नॉमिनी ऐड करवाने के लिए आप इसी तरह से सक्सेसफुली ऐड कर सकते हो। अब अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक करने के लिए मैनेज पर क्लिक करिएगा और ई नॉमिनेशन पर क्लिक करिएगा। इसके बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो है नॉमिनेशन जिसको भी ऐड किया है, जिस डेट को ऐड किया है वो सब जानकारी यहाँ पर रहेगी। इसी तरह से किसी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में पहले से अगर नॉमिनी ऐड होगा तो वो चीजें आप यहीं पर आकर के चेक कर सकते हो। अगर किसी कस्टमर के अकाउंट में पहले से नॉमिनी ऐड है और कस्टमर दूसरे को नॉमिनी बनाना चाहता है यानी कि पहले वाले नॉमिनी को हटा करके कोई दूसरा नॉमिनी ऐड करना चाहता है तो वो काम भी आप इसी ऑप्शन पे आके कर सकते हो। यहाँ तक आने के बाद ऊपर की साइड में आपको इंटर न्यू ई नॉमिनेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो वही सब जानकारी भरने को आपको मिलेगी जो हमने आपको अभी बताया है। उन सब जानकारी को भरने के बाद सेम वही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से जब आप कंप्लीट कर दोगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर दो नॉमिनेशन के नाम दिखाई देंगे। नीचे वाला जो है जो पुराना वाला है वो रहेगा और ऊपर वाला जो है वो नया वाला रहेगा। जैसे ही आप नए नॉमिनी का नाम ऐड कर देते हो तो पुराने नॉमिनी का नाम जो है ऑटोमेटिक पीएफ अकाउंट से हट जाता है। भले ही यहाँ पर दिखाई दे लेकिन ये नॉमिनी जो है क्लेम नहीं कर सकता है, इस बात का ध्यान देना है। जो लेटेस्ट नॉमिनी है, जो नया वाला नॉमिनी आपने ऐड किया होगा वही नॉमिनी जो है इस पीएफ अकाउंट का वास्तव में नॉमिनी है, वास्तव में वारिस है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग सीख रहे थे कि किसी भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में नॉमिनी यानी कि वारिस को कैसे ऐड करते हैं। तो जिस तरह से हमने आपको प्रोसेस बताया है उसी तरह से आपको ई नॉमिनेशन पर क्लिक करके नॉमिनी को ऐड करना होता है और यहीं से आप नॉमिनी डला हुआ है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हो, नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी, जो भी जानकारी हमने आपको बताई है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो।
आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किसी भी ग्राहक का पीएफ का पूरा पैसा कैसे आप निकाल सकते हो, कैसे निकाला जाता है। जब आप जनसेवा केंद्र खोलोगे और पीएफ का काम करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आएंगे जिनको अपना पूरा पीएफ का पैसा निकालना होता है। तो ऐसे कस्टमर का कैसे आप पूरा पैसा निकाल सकते हो, कैसे जो है पूरा पैसा निकालने के लिए क्लेम डाला जाता है, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। पीएफ का पूरा पैसा निकालना हो या फिर पीएफ का कोई भी काम करना हो, आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर आना होगा। और इस वेबसाइट पर कैसे आना है पिछली कई क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप पीएफ के मेंबर पोर्टल पर आ जाओगे। पीएफ का पूरा पैसा निकालना हो या फिर पीएफ का एडवांस पैसा निकालना हो या फिर पीएफ का कोई भी काम करना हो, इसी वेबसाइट पर आपको आना होता है और कस्टमर के पीएफ अकाउंट में आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए जो उसके पीएफ अकाउंट का यूएन नंबर है वो यहाँ डालना है और जो उसका पासवर्ड है वो यहाँ डालना है और साइन इन पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जो है ओटीपी जाएगा 6 अंकों का, उसको आपको यहाँ पर भरना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप कस्टमर के पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए कुछ नियम होते हैं जिसकी जानकारी हमने आपको पिछली क्लास के अंदर अच्छे से समझा दी है। यहाँ पर भी आपको बता देते हैं कि आप उसी कस्टमर का पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हो जिसने जो है कंपनी को छोड़ दिया है और कंपनी को छोड़े हुए उसे 60 दिन या फिर उससे ज्यादा हो गया है और वो पिछले 60 दिन से या फिर उससे ज्यादा दिनों से वो बेरोजगार घूम रहा है, किसी भी कंपनी में उसको काम नहीं मिला है। अगर उसने एक कंपनी छोड़ दी, उसके एक महीने बाद किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग ले ली तो आप उसका पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हो, उसका एडवांस में पैसा निकाला जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ गया है जिसने उस कंपनी को छोड़ दिया है जिसमें वो काम कर रहा था और अभी के टाइम में वो बेरोजगार है पिछले 60 दिनों से, तो उस कस्टमर का आप पूरा पैसा निकाल सकते हो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि उस कस्टमर के पीएफ अकाउंट में ईकेवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसके लिए आपको मैनेज पर क्लिक करना है और ईकेवाईसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर चेक करना है कि ईकेवाईसी कंप्लीट है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो ईकेवाईसी जो है सक्सेसफुली कंप्लीट है। अगर कस्टमर की ईकेवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आप कैसे ईकेवाईसी को कंप्लीट कर सकते हो वो हमने सीख लिया है, उस वीडियो को देख लीजिए। तीसरी कंडीशन ये है कि जो कस्टमर अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालना चाहता है, जिस भी कंपनी में वो काम कर रहा था उस कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होना चाहिए। ये कैसे आप चेक करोगे, इसके लिए आपको व्यू पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करना होगा। कस्टमर ने जिन कंपनी में काम किया होगा सभी कंपनी की लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि ये जो हमारे पास कस्टमर आया है इसने केवल एक कंपनी में काम किया है जिसमें आप देखोगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी मेंशन है और डेट ऑफ एग्जिट भी मेंशन है। तो यहाँ पर सीधा सा समझाने का मतलब ये है कि जिस भी कस्टमर का आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल रहे हैं उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ डेट ऑफ एग्जिट भी मेंशन होना जरूरी है। एक और बात, अगर कस्टमर ने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है तो आपको क्या काम करना है, उसका पूरा पैसा निकालने से पहले या फिर एडवांस में पैसा निकालने से पहले आपको पुरानी वाली कंपनी का जो पैसा है वो नई वाली कंपनी में जरूर ट्रांसफर कर लेना है। अगर आप बिना ट्रांसफर किए क्लेम कर देते हो तो दिक्कत हो सकती है, फेल हो सकता है और बाद में भी और भी तरह की दिक्कत आ सकती है। तो अगर कस्टमर ने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है तो पुरानी जितनी भी कंपनी है सभी कंपनी का पैसा नई वाली कंपनी में सबसे पहले आपको ट्रांसफर कर लेना है। ट्रांसफर कैसे करना है वो भी हमने आपको सिखा दिया है। तो ये कुछ कंडीशन होती है। अब कस्टमर की ईकेवाईसी कंप्लीट है और कस्टमर ने कंपनी छोड़ दिया है, उसका डेट ऑफ एग्जिट भी मेंशन है, तो आप इस कस्टमर का पूरा पैसा निकाल सकते हो। पूरा पैसा का मतलब कि जितना भी एम्प्लॉय शेयर है वो भी, एम्प्लॉयर शेयर है वो भी, पेंशन का भी पैसा पूरा निकाल सकते हो और जितना ब्याज है वो भी पूरा का पूरा आप निकाल सकते हो। पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको होम पेज पर आ जाना है, यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लेम फॉर्म 3119 एनसी ये जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पर क्लिक करना है। लेकिन क्लेम करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ और बातों का ध्यान देना है, क्योंकि जब आप क्लेम करने जाओगे तो वहाँ पर फॉर्म 15G मांगा जाता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिस भी कस्टमर का आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल रहे हो या फिर एडवांस में पैसा निकाल रहे हो, सबसे पहले जो है आपको उसका पासबुक जरूर चेक कर लेना है और पासबुक चेक करने के लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर ई पासबुक पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आप पासबुक वाले पोर्टल पर आ जाओगे और यहाँ पर यूएन नंबर डालना है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है और जैसा कैप्चा लिखा हुआ है वैसा जो है सेम इस वाले बॉक्स में भर देना है और इसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आप पासबुक में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। पासबुक को देखने का जो तरीका है वो पहले से थोड़ा सा आसान हो गया है, अब ओटीपी की जरूरत नहीं है। बाद में हो सकता है कि ओटीपी की जरूरत पड़ने लगे, लेकिन अभी आप देख सकते हो ओटीपी नहीं मांगा है। अब हमने उसी कस्टमर का पीएफ अकाउंट का पासबुक ओपन कर लिया है जिसका अभी हमने आपको ओपन करके दिखाया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस कस्टमर का जो पीएफ अकाउंट में टोटल बैलेंस है वो है इतना रुपया, यानी कि ये जो है एम्प्लॉय शेयर है और एम्प्लॉयर शेयर है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एम्प्लॉय शेयर इतना है, एम्प्लॉय शेयर इतना है, टोटल मिलाकर के इतना पैसा है। लेकिन इसमें पेंशन का पैसा नहीं है। पेंशन का पैसा जब आप पासबुक पर क्लिक करते हो तब दिखाई देता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये कस्टमर जो है केवल एक ही कंपनी में काम किया है। अगर आप किसी कस्टमर का पासबुक चेक कर रहे हो, यहाँ पर दो कंपनी दिख रही है और दूसरी वाली कंपनी की आगे भी इस तरह से जो है पैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने पुरानी वाली कंपनी का पैसा जो है नई वाली कंपनी में ट्रांसफर नहीं करवाया है। तो आपको पीएफ का पूरा पैसा निकालने से पहले या फिर एडवांस में पैसा निकालने से पहले पुरानी वाली जो कंपनी है उसका पैसा नई वाली कंपनी में जरूर से जो है ट्रांसफर कर लेना है। फिलहाल ये कस्टमर जो है केवल एक ही कंपनी में काम किया है और इसने ये कंपनी छोड़ दी है, तो ये सारी चीजें जो है इस कंडीशन में आपको नहीं करनी होगी। अब यहाँ पर जो है कस्टमर का अगर 50,000 या फिर उससे ज्यादा का पैसा दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में आपको फॉर्म 15G अपलोड करना होता है। अगर आप कस्टमर का पूरा पैसा निकाल रहे हो तो, अगर आप एडवांस में पैसा निकाल रहे हो तो आप 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए निकालो, फॉर्म 15G नहीं अपलोड करना पड़ता है। लेकिन आप पूरा पैसा निकाल रहे हो तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पर अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, यानी कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर मिलाकर के 50,000 से ज्यादा है, तो आपको जो है फॉर्म नंबर 15G भरना जरूरी है, इस बात का ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर एक और बात का ध्यान देना है कि अगर कस्टमर की टोटल सर्विस 5 साल से ज्यादा है और यहाँ पर 50,000 से ज्यादा अमाउंट है तो आपको 15G का फॉर्म नहीं भरना है। फिर से समझिए, अगर कस्टमर ने एक कंपनी में 5 साल काम किया है या फिर 2 से 3 कंपनियों में, एक में 2 साल, एक में 2 साल, एक में 1 साल, इस तरह से जो है 5 साल काम किया है, मतलब कि कस्टमर की जो टोटल सर्विस है वो 5 साल या फिर उससे ज्यादा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर चाहे जितना अमाउंट रहे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, आपको फॉर्म 15G नहीं भरना है, इस बात का ध्यान देना है। 5 साल से कम की सर्विस है और यहाँ पर 50,000 से ज्यादा अमाउंट है, तभी जो है फॉर्म 15G भरना है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। फिर से जो है आप समरी देख लीजिए। अगर कस्टमर की सर्विस 5 साल से कम है और यहाँ पर पैसा जो है 50,000 से ज्यादा दिखा रहा है, तो जब आप पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करेंगे यानी कि पूरा पैसा निकालेंगे तो वहाँ पर फॉर्म नंबर 15G भरना है। नहीं भरोगे तो 10% टीडीएस कट जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर की सर्विस 5 साल से ज्यादा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है 50,000 अमाउंट रहे, 1 लाख रहे, 2 लाख रहे, फॉर्म 15G भरना जरूरी नहीं है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर सर्विस हिस्ट्री कैसे चेक करेंगे? तो देखिए ऊपर की साइड में आपको सर्विस हिस्ट्री दिखाई देगा, इस पर क्लिक करोगे तो इस कस्टमर ने टोटल कितने साल सर्विस की है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये कस्टमर जो है केवल 2 साल इसने सर्विस दी है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर 5 साल या फिर 5 साल से ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आपको फॉर्म 15G नहीं भरना है, चाहे जितना अमाउंट रहे पीएफ का। लेकिन अगर यहाँ पर 5 साल से कम की सर्विस है और पीएफ का जो अमाउंट है वो 50,000 या फिर उससे ज्यादा है तो फॉर्म 15G भरना जरूरी है, वरना 10% टीडीएस कटेगा। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कस्टमर का लॉस ना हो इसलिए मैं दिखाई देगा। ये कस्टमर जो है केवल 2 साल इसने सर्विस दी है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर 5 साल या फिर 5 साल से ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आपको फॉर्म 15G नहीं भरना है, चाहे जितना अमाउंट रहे पीएफ का। लेकिन अगर यहाँ पर 5 साल से कम की सर्विस है और पीएफ का जो अमाउंट है वो 50,000 या फिर उससे ज्यादा है तो फॉर्म 15G भरना जरूरी है, वरना 10% टीडीएस कटेगा। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कस्टमर का लॉस ना हो इसलिए मैं आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। अब इस वाले पैसे में आपको पेंशन का पैसा नहीं जोड़ना है, बस इसी पैसे को जोड़ना है। पेंशन का पैसा अलग होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। पासबुक पर क्लिक करते हैं, नीचे की साइड में आओगे तो पेंशन का पैसा जो है इतना है, इस पैसे को जो है इसमें नहीं जोड़ना है। केवल एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर मिलाकर के अगर 50,000 से ज्यादा है तो ही जो है 15G का फॉर्म भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। पेंशन का पैसा इसके अंदर मत जोड़ना, ये बात ध्यान देना है। पेंशन का पैसा नहीं जुड़ता है इसके अंदर और इस पर टीडीएस वगैरह कुछ नहीं करता है। आप में से कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सर इंटरेस्ट वाला
वाला पैसा तो यहाँ पर दिखाता नहीं है, तो वो कैसे मिलेगा? तो देखिए जब आप पूरा पैसा निकालते हो तो उसमें जो है पीएफ वाले इंटरेस्ट जोड़ करके भी दे देते हैं, जितना इंटरेस्ट बनता है पूरा ब्याज जो है जोड़ करके मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से जो कुछ भी हमने आपको बताया है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हम जिस कस्टमर का पीएफ का पूरा पैसा निकाल रहे हैं इसको जो है फॉर्म 15G भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है 50,000 से कम अमाउंट है, इतना ध्यान देना है। मैंने आपको बता दिया है कि पेंशन को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है, पेंशन अलग है। यहाँ पर अगर 50,000 है या फिर उससे ज्यादा है तभी 15G फॉर्म भरना है, और टोटल सर्विस 5 साल से कम है तभी 15G फॉर्म भरना है, 5 साल से ज्यादा है तो नहीं भरना है। मेरे ख्याल से भाई इतना समझाने के बाद तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, फिर से चीजों को समझिए। चलिए अब जानते हैं कि आप किसी भी कस्टमर का पूरा पैसा कैसे निकाल सकते हो और कौन सा फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए आपको इसी पोर्टल पर आ जाना होता है लॉगिन करने के बाद, और आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर क्लेम फॉर्म 31, 90 और 10C पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाते हो जहाँ पर कस्टमर की सारी जानकारी रहती है, जिसमें आपको जो है कस्टमर का जो बैंक अकाउंट का नंबर है पूरा इसके अंदर डालना है। ये वही बैंक अकाउंट का नंबर डालना है जो कस्टमर ने केवाईसी कराते समय दिया था, और इसका जो आईएफएससी कोड है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कस्टमर का अकाउंट नंबर डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। इसके बाद बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि नीचे की साइड में बैंक का नाम भी दिया जाएगा, जो कस्टमर ने केवाईसी में दिया था उसका नाम रहेगा, उसी बैंक का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद अब आपको नीचे की साइड में प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। अब नीचे की साइड में आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप किसी कस्टमर का पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म नंबर 19 को जो है सबसे पहले भरना होगा। उसके बाद आपको दोबारा से पेंशन का पैसा निकालने के लिए फॉर्म नंबर 10C भरना होगा। इन दोनों फॉर्म को भरने के बाद जो है कस्टमर का पीएफ का पूरा पैसा निकल जाता है, जिसमें जो है पीएफ का पूरा पैसा रहेगा, पेंशन का पैसा रहेगा, इंटरेस्ट का पैसा, पूरा पैसा जो है उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो स्कीम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है इस पर आप गलती से भी क्लिक मत करिएगा। नीचे की साइड में आपको एक और फॉर्म मिल जाता है पीएफ एडवांस फॉर्म नंबर 31। ये फॉर्म तब आपको भरना होता है जब कस्टमर किसी कंपनी में काम कर रहा है और वो एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना चाहता है, तब ये भरना होता है। फिलहाल एडवांस में पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। हम पीएफ का पूरा पैसा निकाल रहे हैं तो सबसे पहले फॉर्म नंबर 19 को सेट करेंगे। इसके बाद नीचे की साइड में आपको अपलोड करने के लिए बोलेगा फॉर्म 15G। तो ये तब आपको अपलोड करना है जब कस्टमर के पीएफ अकाउंट में 50,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का पैसा है और कस्टमर की जो टोटल सर्विस है वो 5 साल से कम की है, तभी जो है आपको फॉर्म नंबर 15G भरना है। कैसे भरना है, कहां से डाउनलोड करना है, सब कुछ हम आने वाली क्लास में सीखेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कस्टमर आ गया है जिसके पीएफ अकाउंट में जो है 50,000 रुपए से कम है तो इसको जो है अपलोड करने की जरूरत ही नहीं है, इतना ध्यान देना है। और अगर आपके पास ऐसा कस्टमर आ गया है जिसकी टोटल सर्विस 5 साल या फिर उससे ज्यादा है और उसके पीएफ अकाउंट में जो है 50,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का भी पैसा है, तो भी आपको फॉर्म 15G नहीं भरना है। तो हमारी कंडीशन में कस्टमर के पीएफ अकाउंट में जो है 38,000 कुछ रुपए थे, तो हमें जो है फॉर्म 15G अपलोड करने की जरूरत नहीं है और हम अपलोड भी नहीं करेंगे। नीचे आपसे जो है एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वो पूछा गया है, तो कस्टमर के जो भी आधार कार्ड पे एड्रेस है जैसा लिखा हुआ है इसके अंदर आपको जो है भर देना है। यहाँ पर जो भी कस्टमर का एड्रेस पूछा गया है आपको एड्रेस भरने में ज्यादा परेशान नहीं होना है, जैसे आधार कार्ड पे एड्रेस लिखा हुआ है वैसे भर दीजिएगा। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि कोई कॉल करके नहीं पूछेगा कि आप इसी एड्रेस पे रहते हो कि नहीं, बस ये फॉर्मेलिटी के लिए दिया गया है। तो जो भी कस्टमर के आधार कार्ड पे एड्रेस है उसको आपको भर देना है। एड्रेस को भरने के बाद नीचे की साइड में गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको इसके अंदर भरना है। ओटीपी को भरने के बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करिए। इसके बाद आप देख सकते हो वेरीफाइड पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम सक्सेसफुली सबमिट। बस आपको इतना ही काम करना होता है। अब आपने जो है फॉर्म नंबर 19 भर दिया है। इतना काम करने के बाद यहाँ पर आपको एक क्लिक हेयर का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको एक पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। इस पीडीएफ में जो आपने फाइनल सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाली है उसकी सारी जानकारी रहेगी, साथ ही साथ जो है ट्रैकिंग आईडी भी रहेगी। आप इस पीडीएफ को प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड करके भी रख सकते हो। अब आपको पूरी तरह से पीछे आ जाना है। अब आपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म नंबर 19 भर दिया है। अब आपको पेंशन का पैसा निकालने के लिए फॉर्म नंबर 10C को भरना है, जिसके लिए आपको दोबारा से इस पर क्लिक करना है। क्लेम फॉर्म 31, 90, 10C जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप दोबारा से इस वाले पेज पर आ जाओगे। दोबारा से आपको कस्टमर का अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पर जो अकाउंट नंबर डालना है वो नीचे की साइड में बैंक का नाम भी दिया गया होता है, तो अकाउंट नंबर डालने में आपको तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। नीचे की साइड में आना है प्रोसीड और ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। फिर से आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर जो है आई वांट टू अप्लाई पर क्लिक करना है और इस बार जो है ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म नंबर 10C को सेट कर लेना है। जब आप पेंशन के लिए क्लेम करोगे तो यहाँ पर जो है 15G का जो फॉर्म है वो नहीं मांगा जाता है, इस बात का ध्यान देना है। एम्प्लॉय का जो भी आधार कार्ड पर एड्रेस है जैसा लिखा हुआ है इसके अंदर आपको भर देना है। कस्टमर के आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उसको भरने के बाद बस आपको गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर से एक छोटा सा ओटीपी का वेरिफिकेशन होगा। कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जो ओटीपी गया है उसको भर देना है और वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हो पेंशन विड्रॉल के लिए भी क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। बस आपको इतना ही काम करना है और यहाँ पर भी आपको एक पीडीएफ को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप क्लिक हेयर पर क्लिक करके पेंशन विड्रॉल का जो आपने फॉर्म सबमिट किया है उसका एक पीडीएफ मिल जाएगा। इसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। हमने दोनों फॉर्म को जो है डाउनलोड करके रख लिया है। बस आपको इतना ही काम करना है। अब आपको होम पर क्लिक करना है। पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए बस आपको इतना ही काम करना होता है। फॉर्म नंबर 19 और फॉर्म नंबर 10C को बस भर देना होता है। उसके बाद जो है 7 वर्किंग डेज के अंदर कस्टमर के अकाउंट में जो भी आपने अकाउंट नंबर दिया है उसी अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि उसको पैसा मिल जाता है। वर्किंग डे मैंने बताया है, जिस दिन छुट्टी रहेगी वो वर्किंग डे में नहीं गिना जाता है, इस बात का ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन का समय लग सकता है। अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हो तो आपको इसी पोर्टल पे आकर के लॉगिन कर लेना है। ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है, ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जितना भी क्लेम किया होगा सबका स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी आप देख सकते हो फॉर्म नंबर 10C और फॉर्म नंबर 19 हमने भरा है और यहाँ पर जो है टाइमिंग और डेट भी देख सकते हो और ये पोर्टल पर जो है सबमिट हो चुका है। आज रात तक जो है ये पीएफ ऑफिस में चला जाएगा और उसके बाद जो है मैनुअल वेरिफिकेशन इसका होता है। सभी चीजों का अच्छे से वेरिफिकेशन होने के बाद जो है 7 वर्किंग डेज के अंदर कस्टमर के बैंक अकाउंट में जो है पीएफ का पूरा पैसा जो है भेज दिया जाता है। पूरा पैसा का मतलब कि एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पीएफ का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा, पूरा पैसा जो है उस कस्टमर के अकाउंट में चला जाता है। किसी कारण से अगर रिजेक्ट हो जाता है तो यहीं पर आपको स्टेटस देखने को मिलेगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उस कार्ड को सही करके आपको फॉर्म को दोबारा से सबमिट करना होता है। अब आप में से काफी सारे लोग ये सोचेंगे कि सर हमने पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए फॉर्म नंबर 19 और फॉर्म नंबर 10C को भर दिया, लेकिन जब हम फॉर्म भर रहे थे तो वहां पर पैसा तो डालने का ऑप्शन ही नहीं मिला, मतलब कि कितना पैसा निकाल रहे हैं उसको भरने का ऑप्शन ही नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कस्टमर का पूरा पैसा निकाल रहे हो तो पैसा भरने का ऑप्शन नहीं मिलता है। जितना भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में पैसा है, पेंशन का पैसा है, सारा पैसा जो है निकल जाता है। पूरा पैसा निकालने के लिए आपको पैसा कितना निकाल रहे हो वो बताना नहीं पड़ता है, पूरा का मतलब कि पूरा निकल जाता है। तो आपको इस बात को लेकर तनिक भी परेशान नहीं होना है। बस आपको पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए फॉर्म नंबर 19 और पेंशन का पैसा निकालने के लिए फॉर्म नंबर 10C को बस भर देना है। पैसा भरने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा निकल जाता है। बस दोस्तों, किसी भी कस्टमर का पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको इतना ही काम करना होता है और इतना काम करने के लिए आप कस्टमर से 100 रुपए 200 रुपए चार्ज कर सकते हो, आपके ऊपर है। फिलहाल इतना काम करने के लिए 100 रुपए नॉर्मली लोग चार्ज करते हैं। आप भी चाहो तो 100 रुपए चार्ज कर सकते हो। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं 200 रुपए 300 रुपए भी चार्ज कर लेते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। इसकी जो एक्चुअल चार्ज करने की फीस है वो 100 रुपए आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हो।